चैप्टर 2 हम कवर कर रहे थे, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव कवर किया था 4 और 5, जिसमें हमने स्टडी किया था मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हमने ये सीखा था कि 3 बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ओवरऑल। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, दूसरा इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट करना, तीसरा ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। लेकिन इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती हैं जो हम सिर्फ उस वक्त एग्जाम में लिखेंगे अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उनका जिक्र होगा कि मुझे रिलेटेड पार्टी वाली, सब्सिक्वेंट इवेंट वाली, गोइंग कंसर्न वाली और फ्रॉड वाली और इस तरह की कुछ जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सब्सिक्वेंट इवेंट की, वो बताओ, वरना हम ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे जब एग्जाम में पूछेगा। फिर इसके बाद हमने ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस किया। हमने ये सीखा कि ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस और फिर उसके मुताबिक रिपोर्ट इशू करना शेयर होल्डर को। लेकिन हमने एक और अहम कंसेप्ट सीखा कल कि सिर्फ शेयर होल्डर को रिपोर्ट इशू करना रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, बल्कि सम टाइम ऑडिटर कुछ दूसरे लोगों को भी कम्युनिकेट करता है। अदर से मुराद है अदर देन शेयर होल्डर्स, और ये लोग कौन हो सकते हैं? ये डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, ये कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी हो सकती हैं। और इनको क्या चीजें कम्युनिकेट करनी होती है? वो जो स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है, वो जो स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है। यानी ये नहीं है कि अपनी मर्जी से जो मर्जी कम्युनिकेट कर दें, क्योंकि हम ऑडिटर पे कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल एक अप्लाई होता है, आगे चल के पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है हमें क्लाइंट की जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है हमने सिर्फ उसे ऑडिट पर्पस के लिए इस्तेमाल करना और किसी को नहीं बताना। ठीक है, तो हम नॉर्मली एक्सटर्नल अथॉरिटीज को नहीं बताते जब तक कि कोई आईएसए ना कहे। तो हमने कम्युनिकेट करना है अदर्स को, लेकिन साथ ही उसने मेंशन कर दिया इन अकॉर्डेंस विद आईएसए का मतलब क्या है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है ना, बातें कम्युनिकेट करो, सिर्फ वही करनी है, इसके अलावा कोई बात कम्युनिकेट नहीं करनी। ठीक है, ये हमने। और एंड पे हमने एक केस स्टडी स्टाइल कुछ प्रैक्टिस भी की थी हमने एश्योरेंस की, जिसमें हमने देखा था कि कब ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है और कब नहीं। हाँ जी बिल्कुल, तो हाँ जी बिल्कुल, क्विज में की थी प्रैक्टिस हमने छोटी सी। उसमें हमने ये सीखा था कि जब कभी ऑडिटर के सामने कोई मिस स्टेटमेंट आ जाती है, रिपोर्ट उसने दे दी और रिपोर्ट इशू करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट आ जाती है, तो क्या ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है? हम ये डिसाइड करते थे, नहीं, हम ये फौरन कोई भी डिसीजन नहीं करते थे, ना ये कहते थे रिस्पॉन्सिबल है, ना ये कहते थे नहीं है। वो फैक्ट्स ऑफ द केस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो मटेरियल है कि इमटेरियल। इमटेरियल तो हम सीधे कहते हैं भाई इसके लिए तो हम जिम्मेदार नहीं, हम साइड पे। अगर मटेरियल हो तो इवन मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल एरर या फ्रॉड में भी हम ये कहते हैं कि जी हम तो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं करते। इसलिए इवन अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी है ना, तो उसमें भी देखा जाता है ऑडिटर ने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन की कि नहीं की। ठीक है, मटेरियल क्या, मटेरियल फ्रॉड के केस में, मटेरियल मिसस्टेटमेंट के केस में हर दफा ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन। इसीलिए चाहे अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी लेकिन इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सके, तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्लियर होगी ये बात? चलिए, अच्छा, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। स्पेसिफिक रिस्पांसिबिलिटी में क्लाइंट लिखी है एंड टू प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन टू ऑडिटर एट द एंड ऑफ ऑडिट। हाँ जी बिल्कुल, एट द एंड ऑफ द ऑडिट ऑडिटर एक रिटन रिप्रेजेंटेशन यानी कुछ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से रिटन फॉर्म में कंफर्म करवाता है, तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो भी रिटन फॉर्म में प्रोवाइड करेगी। ठीक है जी, ये क्या है रिटन रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या चीजें लिखी होती हैं, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। और कोई क्वेश्चन? जी, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, जहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि मैनेजमेंट में ने अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करनी है पर्संस को। अच्छा, पर्संस के आगे लिखा हुआ है विद इन द एंटिटी, इसका मतलब है कंपनी। एंटिटी से क्या मुराद होती है भला? कंपनी। असल में मैं आपको बता दूं, एंटिटी में 3 चीजें आती है बेसिकली। जो हमारी ऑडिट क्लाइंट होता है ना, वो नॉर्मली 3 तरह का होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। ठीक है, सम टाइम कुछ एनजीओज भी हमसे ऑडिट करवाती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं। तो ये समझिए टोटल 4 तरह के क्लाइंट। तो इन सब के लिए जो एक जनरल वर्ड यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है एंटिटी। एंटिटी से मुराद कोई भी आपका ऑडिट क्लाइंट है, चाहे सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप है, कंपनी है या कि एनजीओ। अगर कंपनी का वर्ड स्टैंडर्ड यूज करता है ना, तो इसका मतलब होता है ये कंसेप्ट कंपनी के ऑडिट में अप्लाई हो रहे हैं, बाकी में अप्लाई नहीं हो रहे। तो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कंपनी के बजाय वर्ड क्या यूज करते हैं? एंटिटी। तो यहाँ पे वो हमें ये बता रहा है कि क्वेश्चन क्या था आपका? अनरिस्ट्रिक्टेड। हाँ जी, कि जो ऑडिट क्लाइंट है हमारा
उसमें हमें इंफॉर्मेशन या एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए कुछ एम्प्लॉयज वगैरह से मिलना पड़ता है। तो यहाँ पे पर्सन्स विद इन द एंटिटी से मुराद एम्प्लॉयज ऑफ द एंटिटी है। हम किसी भी एम्प्लॉय से मिलना चाहे तो मिल सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द एंटिटी हम इंसिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग तो कंपनी से बाहर है ना, ठीक है। वो चाहे हमें मिले या ना मिले उनकी मर्जी है। मैनेजमेंट ये नहीं कहेगी, हम अगर मैनेजमेंट से एम्प्लॉय को कहें वो मिलाने के पाबंद है, हम अगर उन्हें कहें डायरेक्टर से मिलाओ, सप्लायर से मिलाओ, कहेगी सर वो हमारे अंडर काम थोड़ी करते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं, अगर उन्होंने मंजूर किया मिलना तो ठीक है, नहीं किया तो ना से। इसीलिए विद इन द एंटिटी लिखा हुआ है। नहीं सर जी ये वो डिस्टॉर्शन कर रहा है काफी। हाँ ये ले लीजिएगा जी। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एट द, ये भाई ने भी थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन पूछा। देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है हम ऑडिट के स्टार्ट में हासिल करते हैं, कुछ दौरान में, कुछ एंड में। तो वो कह रहा है कि ऑडिट के एंड में भी मैनेजमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन हमने लेनी होती है, उससे रिप्रेजेंटेशन लेटर कहते हैं या मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। वो क्या है, क्यों लेनी होती है, इस पे अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे। वो एंड पे जब हम जाएंगे फिर उसमें सीखेंगे कि वो क्या चीज होती है। ठीक है जी। अभी फिलहाल सिर्फ इतना हम उनसे मैनेजमेंट से एग्री करवा रहे हैं कि भाईजान आप हमें लिख के दे दें कि एंड पे जब हम आपसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे ना तो आप हमें देंगे। ऐसा ना हो कि हम पूरा ऑडिट कंप्लीट कर लें, एंड पे आपके पास रिप्रेजेंटेशन लेने के आपके हमने प्रोवाइड नहीं करना, हमारा सारा ऑडिट डिस्टर्ब हो जाए। तो अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है अभी बता दो। क्लियर मेरे भाई? और कोई क्वेश्चन? जी जी जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, जी जी हम लोगों ने पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब लाइन पढ़ी थी कि जो ऑडिटर है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है कि फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली बनी है या नहीं, और दूसरा ट्रू एंड फेयर व्यू देखता है कि दो। लेकिन जो है कंप्लायंस फ्रेमवर्क इसमें ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही है दोनों लाइन? अच्छा उनका क्वेश्चन ये है कि सर आपने हमें ऑडिट के शुरू में बताया कि ऑडिटर ने देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती है कि नहीं करती, ठीक है। फिर आपने हमने फ्रेमवर्क की दो टाइप्स बताई आपने, एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क, एक फेयर प्रेजेंटेशन। फेयर प्रेजेंटेशन में तो हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती है कि नहीं, यानी हमारा जो पहले आपने कंसल्ट बिल्ड किया उसके साथ मैच होता है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में हम ये नहीं देखते कि ट्रू एंड, उसमें सिर्फ कंप्लायंस देखते हैं। तो क्या हमारा ये कंसेप्ट जो पहले हमने सीखा था कि ऑडिटर ने ट्रू एंड फेयर व्यू इंश्योर करना है, अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क का ऑडिटर तो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देखेगा तो ये उससे कंफ्लिक्ट तो नहीं है? देखिए कंफ्लिक्ट नहीं है, दो ऑप्शंस हैं। इसका मतलब पता क्या है कि फ्रेमवर्क की दो टाइप्स हैं। हमने अपने सिलेबस में कौन सा फ्रेमवर्क सीखना है? सिर्फ फेयर प्रेजेंटेशन, ठीक है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, वरना कंप्लायंस फ्रेमवर्क हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। कंप्लायंस हम आप भी बेसिकली जो काउंटिंग सीखते हैं किसके मुताबिक सीखते हैं? IFRS के मुताबिक, और IFRS फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है। ज्यादातर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क यूज होते हैं, इसीलिए हमने कहा कि ऑडिटर ने ट्रू एंड फेयर व्यू देखना है। लेकिन फर्ज कीजिए अगर किसी एक्सट्रीम केस में प्रैक्टिकली आप कहीं कंप्लायंस फ्रेमवर्क ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो उसमें हाँ ये बात ठीक है कि आप ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देखेंगे, सिर्फ यही देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए अब फिर कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये कंप्लीट कर लिया था लेकिन पास्ट पेपर के क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो सके थे, इसलिए मैं चाह रहा हूं आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को स्टार्ट करने से पहले हम उन क्वेश्चन की डिस्कशन को कंप्लीट कर लें। जी क्वेश्चन, ब्रीफली हाईलाइट मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटीज रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसकी रिस्पांसिबिलिटी बतानी है? मैनेजमेंट को अंडरलाइन कीजिए। रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवरऑल बतानी है, स्पेसिफिक? ओवरऑल है। ओवर रिलेटिंग टू फाइनेंशियल, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कह रहा है, वो गोइंग कंसर्न से रिलेटेड नहीं कह रहा, रिलेटेड पार्टी के हवाले से नहीं कह रहा, सब्सिक्वेंट इवेंट के हवाले से नहीं कह रहा, फ्रॉड के हवाले से नहीं कह रहा, बल्कि ओवरऑल बता क्या रिस्पांसिबिलिटीज हैं। एक मिनट है, जिससे पूछ रहे हैं वो बताए क्या रिस्पांसिबिलिटीज है। रिप्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंफर्मेशन डेटर्स, फिजिकल वेरिफिकेशन, बस। और नहीं दिक्कत, वो गलत चीज पे आपकी नजर पड़ रही है, वो सवाल का जवाब नहीं है। याद क्यों नहीं करके आए? ए भाई ठो 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 क्यों नहीं याद करके आए? क्या रिस्पांसिबिलिटीज है मेरा भाई बताए साहब? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाँ जी ठीक है, बस की पॉइंट्स बताते जाएं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, और एक और पॉइंट था इंटरनल कंट्रोल। शाबाश, इंटरनल कंट्रोल वाला कैसे लिखेंगे? अब लिखने बैठेंगे ना तो फिर पता चलेगा। ज़बानी कलामी तो ये लगेगा जैसे बस 3 बातें लिख रही है।
0.3 है, मार्क्स 4 है। क्या कोई एक पॉइंट 2 नंबर का नहीं हो सकता? तीसरा हो सकता है, ठीक है। क्या कोई एक पॉइंट 2 नंबर का हो सकता है? क्या कोई एक पॉइंट आधे नंबर का हो सकता है? वो भी हो सकता है, ठीक है। तो जो पॉइंट बड़े होते हैं इसका मतलब है वो 2 नंबर के हो सकते हैं, और जो पॉइंट छोटे होते हैं वो हो सकता है आधे नंबर का हो। ये जनरल रूल गलत है, एक पॉइंट का 1 नंबर। चलो नहीं, क्वेश्चन के नेचर पे डिपेंड करते हैं। किसी क्वेश्चन में मार्किंग स्कीम होती है 1 पॉइंट का 1 नंबर, किसी में 1 पॉइंट का आधा और 1 पॉइंट के 2 नंबर भी होते हैं, ठीक है। नहीं भाई, अभी भी डिस्ट्रक्शंस को यूज नहीं करना मैंने। स्पेसिफिक रिस्पांसिबिलिटीज बाद में हम आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ लेंगे। हाँ, स्पेसिफिक रिस्पांसिबिलिटीज हम बाद में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन डिस्कस एज टू हु इज रिस्पांसिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। गलती कर गए, सिर्फ मैनेजमेंट नहीं है, 2 चार गवर्नेंस भी है। नहीं पूरा कंसेप्ट याद करते आप। हाँ, 1.5 मार्क्स। व्हाट इज द प्राइमरी और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट? ऑडिट का प्राइमरी या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड, एंड टू इशू रिपोर्ट और टू कम्युनिकेट इन अकॉर्डेंस विद आईएसएस। शाबाश। हाँ जी, ये क्वेश्चन 7 आया। क्या कह रहा है इसमें? पहले स्टेटमेंट दे रहा है, पर्पस ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट, ठीक। पहले रिक्वायर्ड ड्राफ्ट एंड एक्सप्लेनेशन डीलिंग विद द पर्पस ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट एंड इट्स रोल इन द ऑडिट ऑफ लार्ज कंपनीज फॉर द इंक्लूजन इन योर फर्म्स ट्रेनिंग मटेरियल। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स हमें समझ आ रही है, वो क्या पूछ रहा है? पर्पस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट एंड इट्स रोल इन द ऑडिट ऑफ लार्ज। लेकिन फिर भी हम इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की पढ़ लेते हैं। कह रहा है द पर्पस ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट एंड इट्स रोल आर नॉट वेल अंडरस्टूड। नॉर्मली लोग इसका पर्पस और रोल जो है उसको अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते, जिन्होंने ऑडिट नहीं पढ़ा होता, जाहिर है। You have been asked to write some material for inclusion in your firm's training materials dealing with these issues in the audit of large companies. अब आपने अपनी फर्म के ट्रेनिंग मटेरियल में इस इशू से रिलेटेड कुछ मटेरियल ऐड करना है। अब बताइए, हाँ जी, ड्राफ्ट एंड एक्सप्लेनेशन डीलिंग विद द पर्पस ऑफ, पर्पस से क्या मुराद है? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, अच्छा, एंड इट्स रोल इन द ऑडिट ऑफ लार्ज कंपनीज, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, ये उसने चैप्टर 1 में से पूछ रहा। क्वेश्चन का एक ही चैप्टर 2 में से और एक 1 में से। कैसे कर सकता है वो? एक क्वेश्चन का पार्ट ए किसी और चैप्टर से, पार्ट बी किसी और चैप्टर से पूछ रहा है, बिल्कुल कर सकता है, उसकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट कंपेयर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स रिगार्डिंग द पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रेक एंटरप्राइज। इसमें भी रिक्वायरमेंट में हमें समझ लग रही है क्या पूछ रहा है, लेकिन फिर भी एहतियातन स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। You are the audit manager of Rake Enterprises Limited Liability Company. The company's annual revenue is over ₹100 million. कंपेयर करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, कंपेयर करना है तो लाजमी है आंसर लाइन लगा के दरमियान नहीं, आप डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखें और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखें रिगार्डिंग द पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यह जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से होती हैं। अच्छा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हमने पढ़ ली, क्या रीजनेबल एश्योरेंस टू कम्युनिकेट वाली। डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने पढ़ी, मैनेजमेंट वाली, तो वो तो मैनेजमेंट के थे, गवर्नेंस में शामिल। तो 2 चाबी गवर्नेंस डायरेक्टर्स को कहते हैं, बिल्कुल ठीक, ठीक। चलिए जी, ये हमारी इतनी डिस्कशन कल के लेक्चर में से। जी बंद कर दो। जी, आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, फ्रेश कंसेप्ट पढ़ना शुरू करते हैं। आज हमने 2 कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ। देखिए, असल में ये जो चैप्टर 2 है, इसमें मैंने आपको बताया था 3 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट हमने स्टडी करने हैं। उनमें से एक सब्जेक्ट मैटर पढ़ लिया, फिर उसके बाद क्राइटेरिया पढ़ दिया, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क। फिर इसके बाद 3 पार्टी रिलेशनशिप, इसको पढ़ रहे थे। उसमें हमने मैनेजर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ ली। देखें, जो एश्योरेंस एंगेजमेंट ऑडिट एंगेजमेंट है, 3 पार्टी रिलेशनशिप है ना, 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। तो क्या इसमें किसी एक पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि तीनों पार्टी की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? मैनेजमेंट की पढ़ ली, ऑडिटर की पढ़ ली, अब आ गई शेयर होल्डर या जिसे स्टेक होल्डर भी कह सकते हैं। भाई इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि ये ऑडिट प्रोफेशन के बारे में अपनी गलत फहमियां दूर कर लें। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि ऑडिट प्रोफेशन के बारे में अपनी गलत फहमियां दूर कर लें।
यानी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार ना हो। क्योंकि जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, रिसर्च ये बताती है, IASB ने रिसर्च करके हमें ये बताया हुआ है कि ये ऑडिट के बारे में, ऑडिटर के बारे में बहुत सी गलतफहमियों का शिकार होते हैं। ठीक है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो जनरल पब्लिक को ऑडिट प्रोफेशन के बारे में होती है उसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन गैप। एक्सपेक्टेशन गैप का मतलब क्या है कि जनरल पब्लिक समझ रही होती है ऑडिटर के एक्चुअल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हैं, इस लेवल पे ज्यादा है, जबकि दरअसल ऑडिटर के जो स्टैट्यूटरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ये है। तो ये जो गैप है, एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर एंड परसीव्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय स्टेक होल्डर, इनमें जो डिफरेंस है ये एक्सपेक्टेशन गैप है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट कहे टीचर सब्जेक्ट पास करवा सकता है, ये एक्सपेक्टेशन गैप। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टाइम पे सिलेबस कवर करवाना, पास पेपर्स की सफिशिएंट प्रैक्टिस करवाना। ठीक है, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिलेबस और प्रैक्टिस। पास करवाना टीचर के हाथ में नहीं है, वो तो अल्लाह ताला के हाथ में कामयाबी नाकामी। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि टीचर पास करवा सकता है, ये है एक्सपेक्टेशन गैप, कि जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की वो और जो परसीव की जा रही है वो, इसमें जो डिफरेंस है एक्सपेक्ट। उसी तरह ऑडिट प्रोफेशन के बारे में भी लोग गलतफहमी का शिकार, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन गैप। अब हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन गैप क्या क्या है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन गैप क्या क्या है। पहला, कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या है। अब मैं मिसअंडरस्टैंडिंग बताता हूं, आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत, ये कंसेप्ट जो जनरल पब्लिक है, और अगर गलत है तो सही कंसेप्ट क्या होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब कभी एग्जाम में भी इसी तरह आपसे पूछे ना किसी स्टेटमेंट में आइडेंटिफाई एरर्स इन दिस स्टेटमेंट, तो आपने जहां पे गलती आइडेंटिफाई करनी है ना कि इसमें ये गलती है, उसके साथ ही साथ करेक्ट स्टेटमेंट भी देनी है। अगर सिर्फ एरर आइडेंटिफाई किया, करेक्शन नहीं की, तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है भाई, सही कंसेप्ट यही है ना। आप अगर केस स्टडी मेरे सामने लेके आए, मैं कहूं गलत है और आपको वापस भेज दूं, क्या ठीक है, मैंने पूरा अपनी जिम्मेदारी अदा की? नहीं, मुझे गलती के साथ आपको बताना चाहिए, गलत है ये बताना चाहिए, क्या गलती है, सही क्या होगा। आपकी इंप्रूवमेंट तब भी आएगी। सिर्फ ये बता देने से कि आपने गलत किया, आप में इंप्रूवमेंट नहीं आएगी जब तक करेक्शन नहीं बताई जाएगी। तो ये जहन में रखिएगा, लिख ले कहीं पे, जब कभी एग्जाम में अगर उसने हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में कहा ना आइडेंटिफाई एरर्स इन द अबव इशू, जो भी इशू है ऊपर, तो हमने एरर के साथ साथ, एरर बताने के साथ साथ उसकी करेक्शन भी बतानी है। ये बात समझ आ रही है आप? चलिए आगे चलते हैं। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट की, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों? हाँ, ये तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, 100% चेकिंग। ऑडिटर 100% ट्रांजैक्शन चेक करता है, गलत है। ऑडिटर तो सैंपल बेस पे टेस्टिंग करता है, सैंपल बेस पे। अच्छा, सैंपल बेस पे टेस्टिंग करने का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ एरियाज को चेक कर लिया और कुछ को ना किया? नहीं नहीं, सारे एरिया को चेक कर, लेकिन हर एरिया के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन को चेक कर लिया और कुछ को ना किया। Auditor is responsible to detect fraud. Auditor is responsible to obtain reasonable assurance whether financial statements are free from material misstatement. हर फ्रॉड तो ऑडिटर नहीं रिस्पॉन्सिबल ना, हर एरर या फ्रॉड। किस एरिया फ्रॉड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? मटेरियल, इमटेरियल के लिए तो है ही नहीं। और मटेरियल में भी आगे रीजनेबल एश्योरेंस। क्यों? इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से। रीजनेबल एश्योरेंस क्यों दे रहा है? एब्सोल्यूट क्यों नहीं दे रहा? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट की वजह से। इसलिए जब कभी कोई भी हमारे खिलाफ केस आएगा ना, याद रखें, कोई भी हमारे खिलाफ केस फाइल करता है तो करण अर्जुन आके हमारी हेल्प करते हैं, हमें डिफेंड करते हैं। हमारे करण अर्जुन कौन है? पहले ये देखना है कि ये इशू जो केस हमारे खिलाफ फाइल किया गया है मटेरियल है कि इमटेरियल। इमटेरियल है, उधर ही फर्क। अगर मटेरियल है फिर हमने क्या देखना है, क्या हमने सारे स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली? कहीं इनहेरेंट लिमिटेशन में से कोई कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है? अगर तो इनहेरेंट लिमिटेशंस में से कोई कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है हम उसको अपने डिफेंस में लेंगे, चाहे मटेरियल भी हो। हम कहेंगे मटेरियल फ्रॉड है, हम कहेंगे सर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक से किया गया होगा। ठीक है, अगर कोई रिलेटेड पार्टी की इंफॉर्मेशन है हम कहेंगे सर उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं दी होगी। ठीक है, अगर फाइनेंशियल एस्टिमेट्स वगैरह में कोई इशू था हम कहेंगे सर एस्टिमेट्स तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनहेरेंट लिमिटेशन है। तो पहले हमने इवैल्यूएशन करनी है मटेरियल है कि नहीं, फिर हमने इवैल्यूएशन करनी है इनहेरेंट लिमिटेशंस में कवर होता है कि नहीं। अगर इनहेरेंट लिमिटेशन में कवर हो जाता है फिर भी हमारी छुट्टी, लेकिन अगर इनहेरेंट लिमिटेशन में भी कवर नहीं होता फिर इसका मतलब है हमारी गलती। चलिए यहां तक क्लियर, आगे चलते हैं।
Auditor provide absolute assurance. Reasonable. All auditor is responsible to all misstatement. Most of the misstatement. भाई ने बड़ी जोर से कंसेप्ट याद किया. मोस्ट ऑफ द मिस, या जिसे हम यूं अब कह सकते हैं थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स में, उस वक्त तो ये अल्फाज नहीं सीखे थे ना, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और उस पे भी रीजनेबल एश्योरेंस. एक स्टूडेंट कहने लगा अच्छा सर ये तो समझ आ गई कि ऑडिटर रिस्पांसिबल टू डिटेक्ट ऑल मिसस्टेटमेंट, ये गलत है. लेकिन अगर हम यूं कहें ऑडिटर रिस्पांसिबल टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्या ये भी गलत है? ये भी गलत है, क्योंकि ऑडिटर 100% रिस्पांसिबल नहीं है. रीजनेबल एश्योरेंस क्यों, और क्यों रीजनेबल एश्योरेंस क्यों देता है? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट की वजह. रीजनेबल एश्योरेंस और इनहेरेंट लिमिटेशन ये एक ही सिक्के के दो रुख है. ऑडिटर गिव्स ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल. क्या ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन दे रहा है? वो नहीं देता. बिल्कुल ठीक है. ऑडिटर किस पे ओपिनियन देता है? अच्छा, इंटरनल कंट्रोल के हवाले से फिर क्या करता है? वो तो सिर्फ अंडरस्टैंड करता है रिस्क असेसमेंट के लिए. शाबाश. तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई. मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी. एक मिनट ठहरिएगा जी. जी पूछे. फ्रॉड डिटेक्ट हो जाए तो इसके बारे में लॉ क्या कहता है कि उसको क्विट कर देना चाहिए या मतलब? ये एक एडवांस कंसेप्ट है. इन्होंने पूछा कि अगर नहीं मैं बता रहा कि नहीं आगे नहीं बढ़ना, मैं अभी बढ़ा रहा. देखें जैसे जैसे आपकी बेस डेवलप होती जाएगी ना, आप ज्यादा कंसेप्ट को समझने के लिए भी ना कोई एबिलिटी किसी लेवल पे होना जरूरी है. ठीक है. तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, मैं ज्यादातर आपके क्वेश्चंस को आंसर करता जाऊंगा, चाहे वो फ्यूचर से क्यों ना रिलेट करते हो, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया है कि किस लेवल पे पहुंच के आपके जहन में क्या क्या कंसेप्ट बिल्ड हुए हैं. क्वेश्चन इनका क्या था? क्वेश्चन हाँ याद आ. क्वेश्चन ये था कि फ्रॉड अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो इस पे लॉ क्या कहता है? क्या ऑडिटर को क्विट कर देना चाहिए या कि ऑडिट कंटिन्यू करते रहना चाहिए या कुछ और करना चाहिए? देखिए ये डिपेंड करता है फ्रॉड के ऊपर. फ्रॉड में इन्वॉल्व कौन है? अगर तो फ्रॉड में कोई थर्ड पार्टी कस्टमर वगैरह इन्वॉल्व हो, ठीक है, या एम्प्लॉइज इन्वॉल्व हो, तो ऑडिटर क्विट नहीं करता. वो मैनेजमेंट से कहता है फ्रॉड की वजह से जो भी एडजस्टमेंट वगैरह, यानी अगर इन्वेंट्री चोरी हुई है तो इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट डालो, इन्वेंट्री को राइट डाउन कर लो. क्विट नहीं करता. लेकिन अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो, अच्छा मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो, फिर भी क्विट नॉर्मली नहीं करता. डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करता है और डायरेक्टर्स को कहता है कि मैनेजमेंट को निकाल, एप्रोप्रिएट एक्शन लो. हाँ, अगर डायरेक्टर भी एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लेते फिर वो क्विट कर देगा, और क्विट करके शेयर होल्डर्स को, ICCP को, ICAP को बता देगा कि वो क्यों क्विट कर रहा है. और याद रखिए प्रैक्टिस में जिस कंपनी का ऑडिटर क्विट करता है ना, उसकी अगर शेयर प्राइस यहाँ पे आए तो यहाँ पे पहुंच जाती है. ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन समझा जाता है प्रैक्टिस में कि ऑडिटर विड्रॉ कर ले. ठीक है. इसलिए ये रेयर केस है, लेकिन जाहिर है हम चूंकि इस प्रोफेशन पढ़ रहे हैं इसको, तो हमें पता होना चाहिए एज ऑडिटर कि रेयर केस ही सही, लेकिन कौन कौन सी ऑप्शंस ऐसी हैं, कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहां पे हमने एज प्रोफेशनल विड्रॉ करना है, हमें स्टैंडर्ड ने इजाजत दी है, बल्कि रिकमेंड किया हुआ है कि आप करें विड्रॉ. क्लियर हो गया जी? नहीं, इंटरनल ऑडिटर उसके रूल डिफरेंट है. इंटरनल ऑडिटर के बारे में हम नहीं पढ़े. अच्छा, एक्सपेक्टेशन गैप हमने पढ़ लिया. इसके बाद आगे चलते हैं. कॉन्सिक्वेंसेस. अच्छा, जनरल पब्लिक कॉन्सिक्वेंसेस का ये मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है ऑडिट प्रोफेशन के बारे में. अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है भी, देखिए अगर जनरल पब्लिक को कोई गलतफहमी है भी, हमें क्या टेंशन है इसे. अगर जनरल पब्लिक समझ रहे ऑडिटर 100% चेकिंग करता है, समझती रहे. अगर जनरल पब्लिक समझती है ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ऑडिटर फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पांसिबल, तो समझती रहे. हमें क्या मसला है? हमें मसला यह है कि जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जनरल पब्लिक को, तो जनरल पब्लिक फिर हमारे खिलाफ लीगल एक्शन लेती है, केस फाइल कर देते हैं. अगर कोई फ्रॉड सामने आ गया जो मटेरियल था, ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर सका, तो जनरल पब्लिक क्या करती है? फिर ऑडिटर के खिलाफ केस फाइल करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं. जब ये फ्रॉड हो रहा था, आपको ऑडिट करने के लिए भेजा था ना, आप क्या कर रहे थे? आप इस फ्रॉड को क्यों नहीं डिटेक्ट कर सके? तो उस वक्त हमें फिर बताना पड़ता है कि सर ये पहली चीज तो ये कि हम देखेंगे फ्रॉड मटेरियल है कि इमटेरियल. अब इस केस में मटेरियल है. फिर दूसरा हम देखेंगे रीजनेबल एश्योरेंस इनहेरेंट लिमिटेशन में से कोई पॉइंट अप्लाई होता है यहाँ पे फिर हम कहेंगे सर ये फ्रॉड है ना, ये कोलूजन के जरिए से हुआ है, इसमें आपका CFO CEO भी शामिल था. ठीक है. एक बंदा फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, हम दूसरे से इन्वेस्टिगेशन करें, फर्क सामने आ जाता है, हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं. दोनों मिले हों तो चले टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है हम उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं और उस फ्रॉड को भी हो सकता है आइडेंटिफाई कर लें. लेकिन अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट भी उसमें इन्वॉल्व हो, फिर हम किसके पास एविडेंस लेने के लिए जाएं? तो वो जो कोलूजन के जरिए से, सोफिस्टिकेटेड टेक्निक के जरिए से फ्रॉड होते हैं, उन्हें हम आइडेंटिफाई नहीं कर, ये फिर हमें उनको एक्सप्लेन करना होता है. लेकिन याद रखें, क्लाइंट ने मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारे खिलाफ केस तो फाइल कर दिया,
अब फर्ज कीजिए हमने उधर जाके रीजनेबल एश्योरेंस और इनहेरेंट लिमिटेशन का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर भी दिया और केस जीत भी गए, इसमें भी हमारा नुकसान है, पैसा लगता है बिल्कुल वकीलों को, हमारा टाइम जाया होगा, वही रेपुटेशन इफेक्ट होगी। इसीलिए याद रखें हमारी कोशिश ये होती है कि चाहे जनरल पब्लिक शिकार है मिसअंडरस्टैंडिंग का, लेकिन हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश जरूर करें ताकि इसमें हमारे लिए अपने लिए आसानी हो। और एक्सपेक्टेशन गैप को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? मेंशन क्या करें? मेंशन। अच्छा, अगर आप इस एक्सपेक्टेशन गैप का एनालिसिस करें तो आपको नजर आएगा कि इसमें मैनेजमेंट और ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी को मिक्स किया गया है, मिसअंडरस्टैंड किया गया। जो मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है वो कहा कि ऑडिटर की है, जो ऑडिटर की है हाँ जी वो सिर्फ ऑडिटर, वो तो है ही, ठीक है। जैसे इंटरनल कंट्रोल ये मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, डिजाइन इंप्लीमेंट करना, उसको फ्रॉड प्रिवेंट डिटेक्ट करना मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है। ऑडिटर की तो बाद में देखा जाएगा ना रीजनेबल एश्योरेंस में कवर होती है कि नहीं होती, मैनेजमेंट की तो हर सूरत में रिस्पांसिबिलिटी होती है। ऑडिटर सैंपल बेस पे काम करता है, मैनेजमेंट तो 100% काम करती है ना, ठीक है। हाँ जी, तो इसीलिए क्लियर एक्सपेक्टेशन गैप को रिमूव करने के लिए जरूरी है कि हम मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी और ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटीज को क्लियर करते हैं। तो उसके लिए तरीकाकार क्या है सुनिए। हम क्या करते हैं, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी और मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी दोनों को लिखते हैं और शामिल कर देते हैं एंगेजमेंट लेटर में भी और ऑडिट रिपोर्ट में भी। एंगेजमेंट लेटर क्या भला? ऑडिट की पहली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, और ऑडिट रिपोर्ट क्या है? ऑडिट की आखिरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। इन दोनों में जब मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी और ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी को क्लियरली लिख दिया जाएगा, जो हम पढ़ चुके हैं, जब लिख तो आप बताइए खुद जिसके पास एंगेजमेंट लेटर और ऑडिट रिपोर्ट पहुंचेगा उसके एक्सपेक्टेशन गैप रिमूव हो जाएगा कि नहीं? तो ये एक अच्छा तरीका है। खास तौर पे ऑडिट रिपोर्ट में तो लाजमी मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी ऑडिट रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट फिर भी इंटरनल टू दी ऑर्गेनाइजेशन रहती है। एंगेजमेंट लेटर ये तो सारी दुनिया को इशू किया जाता है, पब्लिश होती है, शाबाश। फिर इसके बाद नेक्स्ट, एक्सपेंड एंड इंप्रूव फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। एक्सपेक्टेशन गैप को रिमूव करने के लिए हम ऑडिट रिपोर्ट को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, इंप्रूव भी कर सकते हैं। अब देखिए, आपको पता है इंफॉर्मेशन एज है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हर किसी के पास एक्सेसिबल है। उसी तरह पुराने जमाने में हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट हुआ करती थी 20 साल पहले, वो एक सफे की हुआ करती थी। तो उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी होती थी जो शेयर होल्डर्स के लिए, यूजर्स के लिए रेलिवेंट है, अहम है, लेकिन उसमें उसका जिक्र नहीं होता था। यहाँ से 15-20 साल पहले की बात। फिर स्टैंडर्ड रिवाइज हुए, ठीक है, 2013 में, 13 के बाद फिर 18 पे कुछ फर्दर रिवीजन कंटिन्यूसली चल रही है। अब अगर प्रैक्टिस में आप हमारी ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट देखें, वो एक नहीं, वो 2.5-3 सफों पे चली जाती है। किस वजह से भला? उस फॉर्मेट को इंप्रूव किया गया है। बिल्कुल, उसमें एक पॉइंट यही है, पहले हमारी रिस्पांसिबिलिटी जो होती थी ना, मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी या ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी, वो एक पैराग्राफ की हद तक होती थी। अब आप देखेंगे ना, जब अगर ऑडिट रिपोर्ट पढ़ें आप, तो ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी पूरे सफे पे आ जाती है, ठीक है। वो रिस्पांसिबिलिटी को मजीद एक्सप्लेन करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ ये पढ़ा ना, अब अगर थोड़ा खुद सोचिए, अगर आपने ऑडिट पहले क्या होता था भला? मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि किस तरीके से हम एक्सपेक्टेशन गैप को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट की वजह से। पहले हम रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिख देते थे कि ऑडिटर रिस्पांसिबल टू ऑब्टेन एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल्स में फ्री फ्रॉम टेल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू एरर एंड फ्रॉड एंड टू इशू कर, ये लिख दिया। आपके ख्याल में ठीक हो गया? यूजर कहता था ये मटेरियल क्या होता है, ये तो मैंने कभी नहीं सुना, क्यों इसने ऑडिट से पढ़ा। यूजर कहता था ये रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है, ये तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, और देखो उसको नहीं पता। तो क्या जरूरत थी कि इन टर्म्स को भी फर्दर एक्सप्लेन किया जाए? बिल्कुल, अब किया जाता है, पहले नहीं किया जाता, अब किया जाता है। इसी तरह अब मजीद आगे बात सुने, पहले हम रिपोर्ट में सिर्फ एक चीज, ये रिस्पांसिबिलिटीज वगैरह बताने के बाद काम की सिर्फ एक चीज बताते थे, ओपिनियन, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि इनमें गड़बड़ है, सिर्फ ये चीज बताते थे रिपोर्ट के अंदर। अब रिपोर्ट के अंदर ओपिनियन के साथ साथ और भी चीजें बताते हैं जो शेयर होल्डर्स के लिए रेलिवेंट हो सकती है। उनके लिए डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं। सिर्फ नाम बोल रहा हूं आपके सामने, आपने सिर्फ नाम सुनना है और भूल जाना है। जैसे नहीं, भूलने के बावजूद भी आपके लास्ट शऊर में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा, आगे चल के जब लिंक होगा कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा। ओपिनियन के साथ हम मजीद कुछ सेक्शन रिपोर्ट में ऐड करते हैं जो यूजर्स के लिए, शेयर होल्डर के लिए अहम हो सकते हैं। किस लिए? ताकि उनके पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंच सके। जितनी ज्यादा अहम इंफॉर्मेशन होगी, एक्सपेक्टेशन गैप उतना ही कम होगा। जैसे एक एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ होता है रिपोर्ट में, फिर एक अदर मैटर पैराग्राफ होता है, फिर एक मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ होता है,
फिर एक की ऑडिट मैटर होता है, ठीक है। ये सारे पैराग्राफ जो हैं रिपोर्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। फिर एक अदर इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ होता है, ठीक है। ये सारी रिपोर्ट किस लिए, ये ज्यादा से ज्यादा हम अपनी रिपोर्ट को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो क्या हम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि काम ज्यादा कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये एंड में अभी तो शायद आपको लगे यार क्या हिसाब है, पढ़ना पड़ गया हमें, ये तो टॉपिक भी पढ़ना पड़ गया, गोइंग कंसर्न का भी पढ़ा, एमसीओ मैटर का भी पढ़ना पड़ गया, अदर मैटर का भी पढ़ना पड़ गया, की ऑडिट मैटर का भी पढ़ना पड़ गया, अदर इन्फॉर्मेशन का भी पढ़ना पड़ गया। लेकिन प्रैक्टिस में जाके यही चीजें फिर हेल्प करती हैं हमें। हमारा यूजर जितना ज्यादा एजुकेटेड होगा, जितना ज्यादा हमारे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो इसीलिए हम अपने रिपोर्ट के फॉर्मेट, और ये IAS भी पता है ना किसको कहते हैं? इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, जो क्या करता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इशू करता है, जिसके मुताबिक हम अपना ऑडिट करते हैं। तो IAS भी कंटिन्यूअसली ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। हर साल कोई ना कोई चेंज ले आता है वो। पर फिर ये तो चले इंटरनेशनल लेवल पे स्टेप्स हो रहे हैं ना, लोकल लेवल पे SCCP और ICAP भी मिलके स्टेप्स ले रहे हैं। सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करवा दिए, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू कर दिया SCCP ने, ठीक है, जिनसे अवेयरनेस क्रिएट हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह के बारे में, और पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं, सेमिनार वगैरह। बिल्कुल, हाँ जी, सेमिनार। आपको पता है जो ICAP हाउस में सेमिनार होते हैं उसमें कौन कौन जा सकता है? मेंबर्स और स्टूडेंट भी जा सकते हैं। जो सेमिनार होते हैं स्टूडेंट भी जा, और इवन जो नॉन मेंबर्स हैं, आम जनरल पब्लिक, वो भी जा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन उनके लिए फीस होती है। स्टूडेंट्स के लिए शायद डिस्काउंटेड रेट होते हैं, मेंबर्स के लिए फीस थोड़ी ज्यादा होती है, और जो जनरल पब्लिक होती है उसके लिए फीस उससे भी, मेंबर से भी ज्यादा होती है। लेकिन बहरहाल वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये है एक्सपेक्टेशन गैप क्लियर हो गया। अब देखें, एग्जाम में इजी पेपर बनाया, आपसे कहेगा एक्सपेक्टेशन गैप बताओ क्या है। लेकिन अगर एक अच्छा पेपर बनाया, केस स्टडी बेस्ड पेपर, तो वो क्या करेगा, वो एक सिचुएशन देगा जिसमें इसमें से किसी कंसेप्ट की इन्वॉल्वमेंट होगी। वो कहेगा जी दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, एक कह रहा है वो ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, दूसरा कहेगा हाँ मुझे भी पता है 100% चेकिंग करता है, तीसरा कहेगा हाँ क्योंकि इंटरनल। फिर आपसे नीचे कहेगा बताइए, कमेंट कीजिए, तो कमेंट कर लेंगे। चलिए, ये एक्सपेक्टेशन गैप क्लियर हो गया। एक्सपेक्टेशन गैप क्लियर, चलिए पास कीजिएगा भाई 1 मिनट। जी, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा एसेंशियल्स ऑफ प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट। एसेंशियल्स ऑफ प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट का मतलब क्या है? ऑडिट करने के लिए कौन सी चीजें होना जरूरी हैं? एक अच्छे ऑडिटर में 3 चीजें होना जरूरी हैं, तब वो एक अच्छा ऑडिट कंडक्ट कर सकेगा। पहली चीज प्रोफेशनल जजमेंट, दूसरी चीज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, और तीसरी चीज इंडिपेंडेंस। एक अच्छे ऑडिटर में क्या चीजें होना जरूरी है? 3, प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इंडिपेंडेंस। सबसे अहम कौन सी चीज है, गैस कीजिए? शाबाश, इंडिपेंडेंट। इसलिए इसे सबसे पहले कवर कर लेते हैं। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? ऑडिटर का क्लाइंट के साथ कोई किसी किस्म का रिलेशनशिप, या इसे इंटरेस्ट भी कहते हैं, रिलेशनशिप कह लें या इंटरेस्ट कह लें, नहीं होना चाहिए। कौन सा? फाइनेंशियल नहीं, फाइनेंशियल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, पर्सनल रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप, ये भी नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, ये भी नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़े चैप्टर की स्ट्रॉन्ग बेस डेवलप करने जा रहा हूं। बहुत बड़े चैप्टर की स्ट्रॉन्ग बेस इस कंसेप्ट से डेवलप हो रही है। क्या? कि ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए अपने क्लाइंट से जिसका ऑडिट करने के लिए जा रहा है। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस का मतलब है कि फाइनेंशियल रिलेशनशिप भी नहीं होना चाहिए ऑडिटर का क्लाइंट के साथ, पर्सनल रिलेशनशिप भी नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप भी नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल रिलेशनशिप की एग्जांपल्स क्या है? क्या ऑडिटर अब जिस क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जा रहा है उसके शेयर्स होल्ड कर सकता है, ओन कर सकता है? नहीं। शेयर्स ओन करेगा तो वो चाहेगा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि शेयर की प्राइस बढ़ेगी, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो शेयर होल्ड नहीं करना चाहिए। क्या वो डायरेक्टर जिस कंपनी का ऑडिट करने के लिए जा रहा है, उसके डायरेक्टर्स उसकी मैनेजमेंट के साथ मिलकर कोई साइड बिजनेस चला सकता है, कोई जॉइंट वेंचर? नहीं, वरना वो प्रेशराइज कर सकता है डायरेक्टर उसको कि आप हमें अनमोडिफाइड रिपोर्ट दें, वरना हम अपना साइड बिजनेस खत्म कर देंगे। ठीक है। क्या वो लोन ले सकता है क्लाइंट से? नहीं, वरना क्लाइंट कहेगा उसको कि अगर आप मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे तो हम फौरी तौर पे अपना लोन आपसे वापस मांग लेंगे। तो ये वो सिचुएशंस हैं जिनमें फाइनेंशियल रिलेशनशिप आ जाता है। इनमें से भी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। फिर आगे पर्सनल रिलेशनशिप।
अगर ऑडिटर का कोई फैमिली मेंबर क्लाइंट पे काम कर रहा है, स्पाउस है, ब्रदर है, फादर है, कोई भी चाइल्ड है, कोई भी, अगर फैमिली मेंबर क्लाइंट का एम्प्लॉय है, फॉर एग्जांपल स्पाउस डायरेक्टर है, क्या इंडिपेंडेंट है ऑडिटर? नहीं, नहीं, बिल्कुल पर्सनल रिलेशनशिप। लॉन्ग एसोसिएशन का, अच्छा लॉन्ग एसोसिएशन पे आप थोड़ा शायद आर्गू करेंगे। इसका मतलब ये है अगर एक ही ऑडिटर बड़े लंबे अरसे तक, कई साल तक एक ही कंपनी का ऑडिट करता रहे, 5, 7, 10, एक क्वेश्चन में तो उसने कहा 20 साल तक ऑडिट कर रहा है, फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। जाहिर है जितना ज्यादा नेचुरल पर्सन इंसान है ना, किसी जगह पे जाते हैं, हेलो है होती है तो एसोसिएशन डेवलप हो जाती है, तो लॉन्ग एसोसिएशन में भी वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। गिफ्ट, अगर क्लाइंट कोई गिफ्ट वगैरह ऑफर कर रहा हो, लेना, अगर गिफ्ट ले लेंगे तो उसके बाद इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। फिर आप गिफ्ट लेके फिर आप मॉडिफाइड रिपोर्ट नहीं दे सकते। हाँ ऑडिट के बाद, लेकिन ऑडिट के बाद वो आपको गिफ्ट देगा ही नहीं। ऑडिट के बाद क्यों देने? एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, क्या ऑडिटर का क्लाइंट के साथ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप होना चाहिए? जैसे वो पास्ट में क्लाइंट का एम्प्लॉय रहा हो या अभी करंट भी एम्प्लॉय है। अगर करंट एम्प्लॉय है तो इंडिपेंडेंट है? नहीं है। आपको याद है एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर में इसी एक चीज का फर्क है, इंडिपेंडेंसी। क्या होता है? इंडिपेंडेंस होता है। नहीं हाँ मैं भी एक बार बोल, मैंने कहा ये क्या बोल दिया मैंने। मेरी छोटी बहन कॉलेज में पढ़ती ना, तो एक दफा आके ना बड़ा हंस रही, मैंने उसे कहा क्या हुआ, तो कहती आज हमारे टीचर ने कहा है सारे स्टूडेंट्स बुके खोल लें। बुके खोलना मुझे इंडिपेंडेंसी जी, तो हाँ जी क्या थी इससे बात, पहले क्या गिफ्ट की बात हो रही थी। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर में फर्क, एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटर में फर्क एम्प्लॉयमेंट का ही होता है, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का होता है, ठीक है। वरना इंटरनल ऑडिटर याद रखें समटाइम हमसे ज्यादा कंपिटेंट और नॉलेजेबल पार्टी होती है, लेकिन लोग उसकी बातों का एतबार नहीं करते, सिर्फ इसकी वजह। ये एग्जाम्पल आपने खास तौर पे जहन में बिठा लेने हैं, ठीक है, याद चाहे ना करें लेकिन जहन में बिठा लीजिएगा कि ये इंडिपेंडेंट, ये आगे चल के हमारे सिलेबस का 20% सिलेबस वेटेज उस टॉपिक की बेस बनेगी ये। और अगर ये आपको समझ आ गया तो समझ ले बेस बन गई, बेस बन गई उस चैप्टर में जो कुछ सिखाना है आपको। आगे चलते हैं। मेरा भाई पहले लेक्चर में था, नहीं था ना? अच्छा हाँ जी, तो हाँ जी हमारे लेक्चर के एंड में मैं आपको टाइम दूंगा, इससे पहले भी 1-2 स्टूडेंट ने कहा है, लेकिन एंड में मैं आपको टाइम दूंगा, उस वक्त जितने क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह आंसर करूंगा। फर्ज कीजिए आज नहीं दे सका, इंशाल्लाह कल आके आपको आंसर जरूर दे दूंगा, ठीक है। प्रोफेशनल, अच्छा इसके अलावा दूसरी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आइटम में? प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल जजमेंट क्या है? कहते हैं प्रोफेशनल जजमेंट, अच्छा पहले कंसेप्चुअली समझ लीजिए। हम जो ऑडिट करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के मुताबिक करते हैं, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं आईएफआरएस के मुताबिक। आईएफआरएस में हर अकाउंटिंग इशू डिस्कस नहीं होता, जैसे वो ये तो गाइड करते हैं FIFO या वेटेड एवरेज के ऊपर वैल्यूएशन करें, इन्वेंट्री की कैलकुलेशन के बारे में गाइडेंस नहीं देते, कोई एग्जांपल नहीं है जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। इसी तरह IAS 16 में वो आपको डेप्रिसिएशन मेथड के बारे में बताते हैं लेकिन कैलकुलेशन नहीं बताते। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कोई से भी हो, चाहे अकाउंटिंग के चाहे ऑडिट के, वो आपको जो फ्रीक्वेंट इश्यूज होते हैं, जो बड़े इश्यूज होते हैं, उनके ऊपर गाइडेंस तो प्रोवाइड करते हैं कि आपने क्या करना है। हर इशू के मुताबिक गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, हर इशू के मुताबिक गाइडेंस प्रोवाइड नहीं। अच्छा अगर हमें कोई ऐसा इशू फेस करना पड़ जाए जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में नहीं लिखा हुआ, तो क्या करें? जजमेंट अप्लाई करें। अच्छा जजमेंट कौन सी अप्लाई करें? टास्क करके देख लें क्या करना है, नहीं अकड़ बकड़ करके भी नहीं देखना। हाँ जी जजमेंट अप्लाई कर, लेकिन कौन सी जजमेंट? प्रोफेशनल। इसीलिए ध्यान में रखें जहां कहीं जजमेंट का वर्ड यूज होता है ना, स्टैंडर्ड उसके साथ प्रोफेशनल का वर्ड लाजमी लिखता है। प्रोफेशनल का मतलब है जजमेंट कौन सी? जो आपने सीखी हुई है। कहां सीखी है? प्रैक्टिस से, अपनी ट्रेनिंग से। कहां सीखी जजमेंट? क्लास में बैठ के टीचर से। कहां सीखी जजमेंट? बुक्स पढ़ के। तो इसीलिए कह रहा है कि प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ क्यूमुलेटिव ऑडिट नॉलेज एंड ट्रेनिंग, KCANT। यानी प्रोफेशनल जजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्यूमुलेटिव ऑडिट नॉलेज। जो आपने ऑडिट नॉलेज सीखा हुआ है उसकी बेस पे जो जजमेंट अप्लाई करेंगे वो प्रोफेशनल जजमेंट है। क्यूमुलेटिव ऑडिट नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, जो आपको अपने एक्सपीरियंस से, ट्रेनिंग से मिले। अच्छा किस सिचुएशन में प्रोफेशनल जजमेंट बताइए? किस सिचुएशन में? क्या सिर्फ ऑडिट में अप्लाई की जाती है? अकाउंटिंग में भी अप्लाई की जाती है।
और एथिक्स में भी अप्लाई की जाती है। एथिक्स अभी आपने पढ़े नहीं है, कोड ऑफ एथिक्स। हमारे प्रोफेशन पे दो तरह की रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं, एक लीगल रिक्वायरमेंट्स, एक एथिकल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स बताती हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बनेगा, एथिकल रिक्वायरमेंट्स बताती हैं अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बनेगा। ठीक है, हमारे प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बहुत से हैं, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बहुत से हैं, इक्का दुक्का है जो अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। फिर इसके बाद किस लिए, टू रीच एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, ताकि एक एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन पे पहुंचा जा सके, डिसाइड किया जा सके। यानी प्रोफेशनल जजमेंट क्या हुई, प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब यह है अगर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए, ऑडिट करते हुए मेरे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में नहीं लिखी हुई, अगर तो वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखी हुई है तो मैं वही काम करूंगा जो वहां पे है। लेकिन अगर वो सिचुएशन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में नहीं लिखी हुई तो मैंने क्या करना है, मैंने प्रोफेशनल नॉलेज अपना अप्लाई करना है, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, उसकी बेस पे डिसाइड करना है कि एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए। क्लियर हुई ये बात? अच्छा चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे, इसी तरह अगर एग्जाम में ऑडिट की केस स्टडी आ जाए जो हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ी, क्योंकि केस स्टडी तो ऐसी होती है ना जो कहीं नहीं पढ़ी होती है, और आई के खास तौर पे वही केस स्टडी बनाता है, तो क्या करें, प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करेंगे। प्रोफेशनल जजमेंट कौन सी? हाँ जी, वो नॉलेज आपने रिवाइज करना है जो क्लास में सीखा है, जो किताबों में पढ़ा है, उसकी बेस पे डिसाइड करेंगे एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना है। यानी ये कंफर्म है, दो चीजें कंफर्म है जब एग्जाम में केस स्टडी आएगी, एक ये चीज कंफर्म है वो केस स्टडी आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी, ये कंफर्म है, और दूसरी चीज ये कंफर्म है कि वो केस स्टडी सॉल्व उन्हीं कंसेप्ट की बेस पे होगी जो आपने पढ़े हुए हैं, ये भी कंफर्म। आपने उस वक्त अगर तो सारा सिलेबस कवर किया हुआ है तो आपने सिर्फ ये सोचना है कि ये कौन से कंसेप्ट से रिलेट करती है, अगर ये आपको समझ आ गई, केस के फैक्ट्स पढ़ के आप बड़ी आसानी के साथ उसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? अच्छा चलिए मुझे बताइए फिर प्रोफेशनल जजमेंट हम ऑडिट में अप्लाई करते हैं, इससे एग्री करते हैं? किस किस एरिया में अप्लाई करते हैं? रिस्क असेसमेंट में, क्योंकि रिस्क असेसमेंट में देखिए हमारी जजमेंट है ना, किस सिचुएशन में रिस्क अराइज हो रहा है, किस सिचुएशन में नहीं, हमारी जजमेंट है। ठीक है, तो एरियाज कौन कौन से जिनमें जजमेंट अप्लाई की जाती है? रिस्क, एविडेंस। अब आप क्वेश्चन पूछते थे सर ये जो आप कहते हैं 70% है एविडेंस मिल गया, 95% एविडेंस मिल गया, प्रैक्टिकली कैसे चेक करते हैं हम 70% हुआ के 70? जजमेंट, ये कब एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट हुआ किस पे डिपेंड करता है? जजमेंट पे। और इसी तरह ऑडिटर रिपोर्ट एस्टिमेट्स वगैरह को वेरीफाई करने में, एविडेंस कलेक्ट करने में, एविडेंस को वेरीफाई, एस्टिमेट्स को वेरीफाई करने में भी जजमेंट अप्लाई करता है ऑडिटर। ठीक है, इसी तरह रिपोर्ट इशू करते हुए भी जजमेंट अप्लाई करता है। हाँ, मटेरियल है कि इमटेरियल? अच्छा, मटेरियल इमटेरियल का क्वांटिफिकेशन का क्राइटेरिया भी है, लेकिन समटाइम्स याद रखें, एडिशनल कंसेप्ट दे रहा हूं, समटाइम ऐसा होता है कि स्मॉल मिसस्टेटमेंट्स होती हैं, उनकी वजह से भी हम रिपोर्ट मॉडिफाई कर देते हैं क्योंकि उनका इंपैक्ट ज्यादा है। वो मैं भी ये कंसेप्ट डिस्कस नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि जजमेंट को एक्सप्लेन करना है तो याद रखिए रिपोर्ट देते हुए रिपोर्ट अनमोडिफाइड होगी कि मॉडिफाइड होगी, ये डिपेंड करता है कि मिस स्टेटमेंट के मटेरियल इश्यूज है कि नहीं, बड़े बड़े इश्यूज हैं कि नहीं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, तो उस वो भी रिपोर्ट भी जजमेंट पे डिपेंड करता है। चलिए ये तो हो गया जजमेंट। अब है स्केप्टिसिज्म। केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम कंसेप्ट स्केप्टिसिज्म का डिक्शनरी मीनिंग क्या? शक शुबा करना। और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या है कि ऑडिट प्रोफेशन में शक शुबा करना। कौन करेगा? किस पे करेगा? क्या करेगा? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट है, कोई गड़बड़ है, हाँ जी। पर पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड क्या डेफिनेशन देता है। कहता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मीन एन एटीट्यूड व्हिच इंक्लूड्स क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशन व्हिच इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट और क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? तीन चीजें, क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशन व्हिच इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस। क्वेश्चनिंग माइंड का मतलब क्या है? हमने क्लाइंट कोई भी इंफॉर्मेशन देगा ना, हमने उसे क्वेश्चन जरूर करना है। ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को हमने एज इट इज ट्रू नहीं मान लेना। क्लाइंट ने कहा, हमने पूछा सैलरीज एक्सपेंसेस क्यों बढ़े हैं, उसने कहा सर इस दफा ज्यादा एम्प्लॉइज हायर किए थे। हम कहेंगे क्यों एम्प्लॉय हायर किए थे? क्या प्रोडक्शन भी बढ़ी है उससे? ठीक है, पर नहीं ये नहीं कहेगा हमारी मर्जी, रीजनेबल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमने इस माइंडसेट के साथ देखना है कि घोस्ट एम्प्लॉइज भी तो हो सकते हैं, फेक एम्प्लॉइज को रजिस्टर करा के कोई एक बंदा अपनी जेब में सैलरी डाल रहा हो सारी। Being alert to conditions which indicate possibility of misstatement, इसको मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन करता हूं आपको। और है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस, कि जो भी एविडेंस हमें मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया हमें उसको क्रिटिकली असेस करना चाहिए। जैसे फर्ज कीजिए मैनेजमेंट ने आपको बैंक स्टेटमेंट दे दी, क्या आप उसको एज इट इज ट्रू मान लें? वहां आप डायरेक्टली बैंक को कंफर्म करें,
उससे पूछेगी कि बाकी ये बैलेंस है। क्लाइंट ने अगर आपको लिस्ट ऑफ डेटर्स दी कि सर ये हमारा बैलेंस शीट में जो डेटर का बैलेंस आ रहा है ये लिस्ट है, क्या एज इट इज ट्रू मान लें? क्रिटिकली असेस करें। क्रिटिकली असेस का मतलब क्या है? डेटर्स को कंफर्मेशन लेटर सेंड करें, उनसे पूछें कि आपके मुताबिक वाकई ये बैलेंस, ये है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस। ये बात समझ आ गई? क्वेश्चनिंग माइंड, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस। अब आते हैं एग्जाम की केस स्टडीज की तरफ। अच्छा, पहले इसकी इंपॉर्टेंस मैं डिस्कस आपके साथ कर लूं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में मैंने 3 पॉइंट सीख लिए। क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस व्हिच इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस। इसकी एग्जांपल दी, इसकी एग्जांपल दी, इसकी एग्जांपल अभी नहीं दी, अभी पेंडिंग कर ले, थोड़ी देर में देता हूं। इंपॉर्टेंस क्या है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना इसलिए जरूरी है कि अगर हम इस माइंडसेट के साथ काम करें कि क्लाइंट ने तो बिल्कुल ठीक काम किया, ये तो बड़ा नेक आदमी है, नेक इंसान है, ये तो कभी एरर या फ्रॉड करेगा ही नहीं, कभी हम मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नेसेसरी है, जरूरी है, किस लिए? रिस्क को एवेल्युएट करने के लिए। ठीक है, कि किस जगह पे रिस्क है, किस जगह पे नहीं। अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ, क्वेश्चनिंग माइंड के साथ काम नहीं करेंगे, आप रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आपको हर सिचुएशन ऐसी लगेगा जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सेल्स बढ़ गई है पिछले साल की निस्बत, हाँ जरूर ज्यादा मेहनत की होगी, दिन रात एक किया होगा, इसलिए सेल बढ़ गई है। ठीक है, सैलरी एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, नए एम्प्लॉइज हायर किए होंगे। अच्छा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कम हो गया है, तो इसका मतलब ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं की होगी। हालांकि एडवर्टीजमेंट नहीं की तो सेल कैसे बढ़ गई है? और एडवर्टीजमेंट कम होने की एक रीजन ये भी तो हो सकती है किसी दूसरे अकाउंट में मिसक्लासिफिकेशन हो गई हो। तो अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ, इस माइंडसेट के साथ नहीं सोचेंगे कि गलती हो सकती है, रिस्क को इवैल्यूएट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एविडेंस ये इंश्योर करने के लिए कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया हमने और वो रिलायबल है, उसकी बेस पे एविडेंस रिपोर्ट दी जा सकती है, इसके लिए भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जरूरी है। और क्या करता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? अवॉइड करता है क्या? ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। अगर किसी एम्प्लॉय का सडनली लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो गया, ठीक है, तो ये अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस है कि नहीं? हमें एज ऑडिटर उसके एरिया के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि इसको इग्नोर करना, इस फैक्ट को ज्यादा फोकस करना, क्योंकि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमें ये कहता है कि ये कहीं इसने फ्रॉड करके पैसे तो नहीं कमाए। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से क्या हमें हेल्प मिलती है? ये अवॉइड करता है हमें ओवरलुक, किस चीज को ओवरलुक नहीं? अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। अच्छा, ये सेंटेंस समझ आ रहा है? इट हेल्प्स टू अवॉइड ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। थोड़ा सा मुश्किल सेंटेंस है कि अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस को फिर हम ओवरलुक नहीं करते। ओवरलुक मींस इग्नोर नहीं करते, इग्नोर नहीं करते। फिर ओवर जनरलाइजिंग कंक्लूजन, इसकी वजह से हम कंक्लूजन को ओवर जनरलाइज नहीं करते। जैसे अगर मैंने सेल्स को वेरीफाई कर लिया, क्या मैं ये कह सकता हूं परचेजेस भी ठीक होंगे? नहीं, ये ओवर जनरलाइजिंग कंक्लूजन है। अच्छा, एक एग्जांपल आपको देता हूं, इससे पता चलेगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म सीखा कि नहीं सीखा। पिछले 10 सालों से हम एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, पिछले 10 सालों में कोई मिसस्टेटमेंट नहीं निकले। बताइए इस साल हमारे प्रोसीजर्स कम हो जाने चाहिए क्योंकि इस साल भी कोई मिसस्टेटमेंट नहीं निकलेगी? नहीं, शाबाश। ये माइंडसेट के साथ अगर हम जाते हैं फिर वाकई नहीं मिलेगी। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या कहता है? आप अपने कंक्लूजन को ओवर जनरलाइज ना करें। ओवर जनरलाइज का मतलब एक एरिया या एक साल के रिजल्ट्स को आप दूसरे सालों या दूसरे एरियाज पे अप्लाई नहीं कर सकते। और फिर इनएप्रोप्रिएट असम्पशंस को भी अवॉइड करता है कि अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होगा और क्लाइंट इनएप्रोप्रिएट, क्लाइंट ये कहता है सर पिछले साल डेप्रिसिएशन 10%, इस साल 5% है, क्यों? आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि सर हमने एस्टीमेट चेंज कर दिया, बस एविडेंस मिल गया। ये एस्टीमेट किस बेसिस पे चेंज किया हमें ये भी बताओ। ठीक है, ये इनएप्रोप्रिएट असम्पशन लग रही है। अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ आप काम करेंगे फिर इस इनएप्रोप्रिएट असम्पशंस को आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वरना नहीं। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं इस कंसेप्ट की तरफ, बीइंग अलर्ट टू कंडीशन। ये जो मैंने आपको अभी जितना पढ़ाया ना, ये दोनों कंसेप्ट, ये रटे वाले क्वेश्चन थे। एग्जाम में आपसे प्रोफेशनल जजमेंट की डेफिनेशन पूछ सकता है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन पूछ सकता है, इंपोर्टेंस वगैरह पूछ सकता है, रटे। केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीजें अहम है इस कंसेप्ट में। पहली चीज क्या है? इंडिपेंडेंस। केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम, लेकिन ये हमने बाद में पढ़ना है। दूसरी चीज केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अहम है कि वो कंडीशंस जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट को इंडिकेट करती हैं आज के बाद और आज से पहले अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके सामने आती ना, आप उसको जनरल इंफॉर्मेशन, जैसे मैं आपको बताऊं पिछले साल की निस्बत इस साल डेटर्स बढ़ गए, आप कहेंगे ठीक है सर, हो जाता है बिजनेस में। इन्वेंटरी पिछले साल की निस्बत साल बढ़ गई, हो सकता है। क्रेडिट पिछले साल की निस्बत साल कम हो गए, हो सकता है। नॉर्मल फिलहाल बिजनेस में ऊंच नीच होती रहती है, आप इस तरह सोचेंगे। लेकिन आज के बाद जब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बिल्ड हो जाएगा आपके माइंड में, तो ये इन सारी इंफॉर्मेशन या कंडीशंस में आपको मिस स्टेटमेंट नजर आना शुरू हो जाएगी, मिस स्टेटमेंट। और इसी तरीके से आई केस स्टडी में टेस्ट करेगा।
वो आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेगा आई कैप, और आपसे पूछेगा बताओ इसमें मिस स्टेटमेंट नजर आ रही है कि नहीं। अगर आप में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हुआ तो आप उस सिचुएशन में से मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लेंगे, वरना आप कहेंगे सर बिजनेस में तो ऐसा होता है नॉर्मली, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करूं। पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स बढ़ गई, सेल प्राइस इंक्रीज की होगी। एक लगाओ इसको, नहीं भाई मजाक कर रहे हैं सच में, सेल प्राइस इंक्रीज की गई होगी। इनका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं है, ज्यादा सेल बढ़ गई नहीं। क्लाइंट हमने क्या, क्लाइंट ने सेल्स ओवरस्टेट की होगी। अगर सेल प्राइस बढ़ी होती क्वेश्चन में हमें फर्दर इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता। नेगेटिव सोर्स है, शाबाश नेगेटिव सोर्स। अगली बात सुन, अगली एग्जांपल सुने। क्लाइंट ने अपने सेल्स स्टाफ को ये ऑप्शन पॉलिसी अनाउंस की है, जितनी सेल्स होगी 10% कमीशन आपको मिलेगा। अब आप सोचे सर ये तो अच्छी बात है, वो ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा सेल करेंगे, यही बात आ रही ना ज़हन में। एज ऑडिटर हमने यानी एज ऑडिटर हमने क्या सोचना है, वो सेल्स को ओवरस्टेट करने की कोशिश करेगा स्टाफ, ताकि उसे ज्यादा कमीशन मिले। आपने शायद बिजनेस मैनेजमेंट में ये सुना होगा कि कुछ कंपनीज अपने सीएफओ सीईओ को प्रॉफिट का 10% 20% कमीशन बोनस के तौर पे देती हैं। कोई इसमें मिस स्टेटमेंट नजर आ रही है आपको? इसको मिस स्टेटमेंट क्या, वो सीएफओ सीईओ प्रॉफिट को ओवरस्टेट करने की कोशिश करेगा, जितना ज्यादा प्रॉफिट आएगा उतना ज्यादा उसे कमीशन मिलेगा। अगली एग्जांपल सुने। पिछले साल की निस्बत इस साल डेटर्स बढ़ गए, अब बताएं। फेक डेटर्स रिकॉर्ड किए गए होंगे। हाँ ये ठीक है, क्योंकि अगर फेक सेल बढ़ाने के लिए फेक सेल, तो दूसरा इंपैक्ट डेटर्स पे भी है। एक रीजन ये भी है, एक दूसरा रिस्क भी है। क्या, आप डेटर्स से पैसे रिकवर नहीं करवा पा रहे, इसीलिए प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है, प्रोविजन सही रिकॉर्ड नहीं हुई, प्रोविजन फॉर बैड डेट का रिस्क। शाबाश, फेक डेटर्स का भी रिस्क है, रूल आउट नहीं कर रहा, प्रोविजन फॉर बैड डेट का। अच्छा, इन्वेंट्री पिछले साल की निस्बत इस साल ज्यादा है। हाँ क्या ये अच्छी बात नहीं है, ज्यादा इन्वेंट्री है, संभाल के रखी हुई है, जरूरत पड़ने सेल नहीं हो रही। एज ऑडिटर हमने क्या सोचना है, सेल नहीं हो रही इसका मतलब है कुछ स्टॉक ऑब्सोल्यूट हो गया, ठीक है, एनआरवी पे रिकॉर्ड करना। अगली एग्जांपल, पिछले साल की निस्बत इस साल क्रेडिटर्स कम हो गए। हाँ जी, क्रेडिटर अंडरस्टेटेड होंगे। क्लाइंट ने अपनी बैलेंस शीट को, अपनी करंट रेशो को इंप्रूव करने के लिए हो सकता है क्रेडिटर सारे रिकॉर्ड ना किए हो। देखिए ये सिर्फ आपके साथ भी, अभी मैंने चीजें आपको सिखाई नहीं है, इसलिए अगर आपके जहन में नहीं आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको बता रहा हूं कि हमने किस तरीके से सोचना है। अच्छा जरा बताइए, पिछले साल की आखिरी जो इसमें रिस्क आइडेंटिफाई करेगा उसे इनाम, बल्कि जितने रिस्क आइडेंटिफाई करेगा उतने। सिचुएशंस, आज की आखिरी सिचुएशंस के बाद असाइनमेंट दूंगा। सिचुएशन ये है, पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड है, सिग्निफिकेंटली कम है, आउट ऑफ सिलेबस, इसीलिए तो प्राइस सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से पढ़ाया, कोई भी नहीं आई, सारी एग्जांपल सिर्फ कंसेप्ट। सेल रिकॉर्ड ही नहीं की होगी। देखें, क्लाइंट खुद जानबूझ के सेल्स को ओवरस्टेट तो कर सकता है, लेकिन नॉर्मली अंडरस्टेट नहीं करता, ये रिस्क नहीं। नहीं टैक्सेबल नहीं, टैक्स वाले काउंटिंग प्रॉफिट की बेस पे टैक्स कैलकुलेट नहीं, उनका अलग से टैक्स कैलकुलेट होता है जी। शाबाश, पहला इन्होंने कहा इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होगी, इसलिए नहीं बिकी, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, ये ले पहला। और नहीं वो बता दिया उन्होंने कि इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होगी, उनको एनआरवी पे रिकॉर्ड करना, और सेल रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। देखिए ये भी हो गया ना, उन्होंने बताया कि कंपनी खुद से सेल्स को ओवरस्टेट तो करेगी, अंडरस्टेट नहीं करना चाहिए। अच्छा आपको हिंट देता हूं, इनकी एग्जांपल जिन्होंने दी ना, जिनको प्राइज मिला, इसको आगे लेके चला। इन्होंने कहा इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होगी। इन्वेंट्री चोरी होने से सेल्स कैसे कम हो? मार्केटिंग नहीं की, डेटर बैंकरप्ट हो गए होंगे, इससे सेल्स कम नहीं होगी, वो सेल्स पहले रिकॉर्ड हो जाती है। नहीं अब मैं आपको बताता हूँ, आप सुन ले, बस एंड पे बता रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ। पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स ज्यादा हो जाए ना, ये ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है, सेल्स की ओवर स्टेटमेंट का।
लेकिन पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स कम हो जाए, ये अंडर स्टेटमेंट का रिस्क नहीं है, इसलिए कि कोई भी मैनेजमेंट जानबूझ के सेल्स कम नॉर्मली नहीं करेगी, नॉर्मली। तो जब पिछले साल की निस्बत सेल कम हो जाए, इसका मतलब पहला रिस्क डेटर में है, सॉरी इन्वेंट्री में है। क्या इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई है, इसी वजह से सेल नहीं हो रही। पहला ये समझ आता है पॉइंट, लेकिन मतलब अच्छा अगर इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई है तो उस इन्वेंट्री को बनाने वाला फिक्स एसेट वो भी इम्पेयर्ड हो गया होगा कि नहीं होगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। दूसरा पॉइंट ये बताना था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा अगर फर्ज कीजिए ये फिक्स एसेट कैफ लेवल पे वैसे इतना ही है, लेकिन सीफैप लेवल के लिए एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं, अगर फिक्स एसेट जो है ये भी इम्पेयर्ड हो गया। तीसरे नंबर पे सम टाइम प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, कोई फ्रेंचाइज कोई फार्मूला वगैरह लेके बाय किए जाते हैं इनटेंजिबल एसेट्स उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अगर प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गई, वो जो फिक्स एसेट्स उसको मैन्युफैक्चर करा था वो ऑब्सोलीट हो गया, तो जो उससे रिलेटेड इंटेंजिबल एसेट्स है वो भी इम्पेयर्ड हो गए कि नहीं हो गए। तो ये सारे रिस्क है, सारे रिस्क, ठीक है। चलिए 12। अच्छा अब सुन लीजिए, सुन ले एंड पे आज का सबसे अहम काम क्या, आज का सबसे अहम काम ये याद करना है नहीं, आज का सबसे अहम काम ये याद करना है नहीं, आज का सबसे अहम काम क्या है सुन ले, और ये लाजमी आपने काम करके आना है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10 में एग्जाम्पल्स है वो सिचुएशंस की, उन सिचुएशंस की जिनमें आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10 में क्या है, एग्जाम्पल्स उन सिचुएशंस की जिन पे आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना है। ये हर सिचुएशन में रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट है, और आइंदा इसमें से कोई भी सिचुएशन एग्जाम में आपके सामने आ जाए, आप फौरन क्लिक कर हो जाए आपके माइंड में कि ये सिचुएशन हमने पढ़ी थी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के एग्जांपल में, इसमें रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट है। बताइए एग्जांपल नंबर 1 में रिस्क है, 2 में रिस्क है, 3 में भी रिस्क है, सिचुएशन 4 में भी रिस्क, 5 में भी रिस्क, 10 में भी रिस्क, 20 में भी रिस्क, हर एक एग्जांपल। और एग्जाम में याद रखिए ये जो एग्जांपल है ना, ये आपको आईकैप की बुक में नहीं मिलेगी। ये लिस्ट हमने कैसे उठाई है, आईकैप के पास्ट पेपर्स में जो केस स्टडीज आई हैं, उन केस स्टडी में उसने जो कंसेप्ट टेस्ट किए हुए हैं वो सारे कंसेप्ट निकाले हैं। इसका मतलब है अगर आप इस एक लिस्ट को अच्छे तरीके से समझ लेना, आपका कंफर्म केस स्टडी, एक केस स्टडी आईकैप की कंफर्म हो गई कि ठीक अटेम्प्ट कर लेंगे आप। अगर आप सिर्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10 की एक एग्जांपल, अच्छा सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ के समझना है कि इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किस एरिया में मिस स्टेटमेंट आ रही है। कल क्या होगा मैं आपसे पूछूंगा, हाँ भाई नंबर 4 में रिस्क है कोई, आप कहेंगे जी सर रिस्क राइज होता है, मैं पूछूंगा बताया किस एरिया में, आपने जस्टिफाई करवाना होगा। समझ आ रही है एक्सेस? तो आज के दिन में आपकी सबसे अहम एक्टिविटी क्या है ऑडिट की, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10 को पढ़ना और समझना है, पढ़ना और समझना। हर सिचुएशन में रिस्क राइज हो रहा है। आज का लेक्चर जी हाँ ये याद कर, ये पहले ये काम करें, उसके बाद टाइम बचे तो आज ही याद कर लें, वरना ये कल याद कर लीजिएगा। एक्सपेक्टेशन गैप की डेफिनेशन, पॉइंट्स या प्रोफेशनल जजमेंट स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन इतनी अहम नहीं है, ये केस स्टडी सबसे अहम है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10। ठीक है जी, आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अल्लाह।